गुड आफ्टरनून बच्चों, क्वेश्चन कर लिए। एक्सरसाइज 7.2 पर आ जाओ। 7.2 तो हो चुकी है, सॉरी 7.3। एग्जाम्पल तो हमने सारे कर लिए थे, है ना। अब आओ क्वेश्चन पर। 7.3 के डाउट्स लिखो मैसेज बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ओके। और बाकी सभी ने प्रैक्टिस की है या नहीं? अच्छा, सभी बच्चों की एक आदत पता चल रही है भाई कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग नोट नहीं करते हो। हर क्लास में एक दो की यही प्रॉब्लम है, तो ये गलत बात है। स्क्रीनशॉट लो और उसे फिर 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगाओ और उसे लिखो सारा। रोज के रोज एक रजिस्टर प्रिपेयर हो, यानी जब हम ऑफलाइन शुरू करें पता तो हो। मैं चेक करूंगा सारे रजिस्टर। इस तरीके से आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे कि भाई मेहनत ना करें और पढ़ाई आ जाए आपके दिमाग में। ठीक है, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है कि जितना अच्छा पैसा देंगे उतना बढ़िया खाना हमें मिलेगा, हमें नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो वो करेगा जो खाना बनाने वाला है। यहाँ उल्टा होता है, जहाँ पैसे दोगे ज्यादा मेहनत नहीं करता, सारी मेहनत खुद करनी पड़ती है। समझ गए सभी? इसलिए आराम से लिखो। अगर तुम लोग ये पैटर्न ही नहीं फॉलो कर सकते, ट्यूशन की हर बात आप नहीं मानोगे, तो आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते। मैं अभी लिख के दे देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम एंड मनी बोथ। हो सकता है टाइम तो हो, लेकिन पैसा बहुत मुश्किल से रहता है। समझ गए? हाँ ठीक है। अब मेरी बातों को निर्मल बाबा मत समझ लेना कि इनका तो काम ये भाई निर्मल बाबा की तरह भाषण झाड़ने का। एक दो बार बोल दिया, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर सब अपने अपने रास्ते पे चलते रहो, आपकी मर्जी है फिर वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, एक्सरसाइज 7.3। क्योंकि मैं भाई उसी को पढ़ा सकता हूँ जो पढ़ने का इच्छुक हो। घर से नहीं उठा सकता किसी को कि उसको बताएं कि नहीं तेरे अंदर बहुत दम है, तू पढ़ सकता है, दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस तरह की चीजें मैं कम बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जो इंटेलिजेंट है उसे मैं इंटरनली जानता हूँ, उसको उसके मुंह पर मैं कहानी नहीं सुनाता कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे सिवा तेरा कोई रखवाला नहीं है। करेक्ट? तो इसे ध्यान रखो और पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं बेटे, पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? ठीक है, कह रहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। जब बेटे क्वेश्चन ऐसा बोला जाए कि कितने 4 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, कितने 4 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, और हमें कोई नंबर नहीं दिए गए, तो हमेशा नंबर लिए जाते हैं 0 to 9। क्या नंबर लिए जाते हैं? 0 to 9। अब आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। हमें बताने बेटा कि 4 डिजिट के कितने पॉसिबल नंबर हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज कर लें, ठीक रहेगा। 1, 2, 3 और ये 4। तो रिस्ट्रिक्शन कहां रहेगी? 4th प्लेस पर रहेगी। क्या प्रॉब्लम है 4th प्लेस पर? कि अगर 0 आ गया तो 4th प्लेस पर जो 0 रखने के बाद जब नंबर बनेंगे तो वो 3 डिजिट के नंबर भी बन सकते हैं। तो पहले हम रिस्ट्रिक्शन फिल कर देते हैं। 0 से 9 तक टोटल 10 नंबर्स होते हैं, और उसमें से एक 0 नंबर हमने हटा दिया, तो कितने बच गए बेटे? 9 नंबर्स बच गए। तो सर प्लीज परमुटेशन की। अच्छा ठीक है, पर दोनों से मैं कर देता हूँ, चिंता मत करो। 9 ways टू फिल दिस प्लेस, पहला कर दिया बेटा। अब अपने पास 1 से लेकर के 9 तक नंबर यूज हुए हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है,
तो यानी कोई एक नंबर हमने इसमें फिल कर दिया होगा, बचे कितने 8। अब जो हमने 0 अपना सेट असाइड किया था उस 0 को फिर इंक्लूड कर लिया, तो फिर कितने हो गए 10 और 9 हो गए। तो 9 ways to fill this place, now 8 ways to fill this place and 7 choices for that place. Total 4 digit numbers. Total 4 digit numbers is equal to 9 into 9 into 8 into 7. 9 into 9 into 8 into 7 हो जाएगा। सेकेंड मेथड परमुटेशन से बेटे, सेकेंड मेथड की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले ऑल कर लेंगे 1 2 3, ठीक है। ऑल के लिए क्या होगा, नंबर्स टोटल 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, पहले अपने पास टोटल 10 थे, 10 के लिए 4 चॉइसेस थी, तो हमने बना लिया 10p4 बन गया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो सभी नंबर भी इसमें आ गए जब 0 ऑन दी 4th प्लेस होगा, व्हेन 0 ऑन दी 4th प्लेस होगा। अब ये वाले नंबर तो 3 डिजिट के हो गए, 4 डिजिट के नहीं हुए, तो हमें क्या करना होगा, ऑल में से वो सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करने होंगे व्हेन 0 एट 4th प्लेस। तो हम क्या करेंगे, -0 फिक्स हो गया बेटा, 10 नंबर में से एक नंबर हट गया तो 9 चॉइसेस बच गई। 9 चॉइसेस को फिल करने के लिए आपके पास 3 प्लेसेस भी हो गई, तो कितने नंबर्स बन गए 9p3, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितने नंबर बन रहे थे उसमें 4 डिजिट के नंबर भी थे और 3 डिजिट के नंबर भी थे, उसमें से आपने 3 डिजिट वाले नंबर कर दिए माइनस, तो बचे कौन से 4 डिजिट के नंबर ही सिर्फ बचे। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, -9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये आ गया बच्चों 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 हो गया 6 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और ये भी हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या ले सकते हो, 10 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और होल अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, दोनों में से 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन, इट इज 10 माइनस 1, ये बचेगा 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। इस 9 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9, this and that value cancel out, answer is 9 into 9 into 8 into 7, required solution। अब इसे आप कर सकते हो सिंप्लीफाई, 9 into 9 8 into 7, क्लियर, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन, अभी इन सबके डाउट एक साथ पूछेंगे, पहले कर दूं मैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट even number can be made using the digits। डिजिट आपको दिया गया 1 2 3 4 6 7, कह रहा 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बन सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात यह कि इसमें 0 नहीं है, तो आपके इस लास्ट प्लेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन नंबर क्योंकि पूछ रहा है कि नंबर बनने चाहिए इवन नंबर, ठीक है, तो इवन नंबर बनने चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ है बेटा, आपके यूनिट्स प्लेस पर। इवन नंबर का जो यूनिट्स प्लेस होता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है, सबने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में। तो यानी इस प्लेस पे आपके पास कितनी चॉइस है, 2 4 और 6, इन तीन में से कोई भी एक नंबर इस प्लेस पर आ सकता है। तो टोटल चॉइसेस कितनी है 3, और इन 3 चॉइसेस के लिए अभी आपने बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, यानी यूनिट्स प्लेस। तो 3 अरेंजेस 1 एट अ टाइम, 3 अरेंजेस 1 एट अ टाइम, क्लियर हो गया। अब बाकी के 2 बच गए, अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है बेटा,
तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर यहाँ यूज कर दिया, बचे 5। तो इन दो प्लेस को फिल करने के लिए कितना हो गया, 5 चॉइसेस, और हाउ मेनी टेकन एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ इवन नंबर, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 5p2 इंटू 3p1, 5p2 को लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तो सीधे ही कैंसिल आउट। ये आ गया बच्चों 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। तो टोटल कितने पॉसिबल इवन नंबर है, 60 पॉसिबल इवन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी डाउट में कह रहे हो आप लोग, 4 पर आ जाते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर that can be formed using the digit, that can be formed using the digit 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फिफ्थ में, फोर्थ सॉरी, find the number of 4 digit number can be formed by using the digit if no digit is repeated, how many of these will be even। पहले तो हमें सारे बनाने हैं कि भाई इन सभी डिजिट का यूज करके आप 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो सारे यूज करने बेटे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, 0। तो टोटल पॉसिबल नंबर इज इक्वल टू 2 4 5, 5p4 हो गया, 5 में से हर बार 4, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज 1, 5 4 3 2 1, दैट इज 120। अब कह रहा है इवन कितने हो सकते हैं, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है और इवन नंबर। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ है बेटा, यूनिट्स प्लेस पर। अगर यूनिट्स प्लेस पर रिस्ट्रिक्शन है तो वहां सिर्फ 2 चॉइसेस है, 2 एंड 4। तो टोटल है 2, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर, 1 एट अ टाइम। 5 में से कोई एक यूज हो जाएगा। अब प्लेस कितनी बच गई है, 3। टोटल अवेलेबल कितने हैं, 4, हाउ मेनी अरेंजेस एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम। तो इवन नंबर कितने हो गए, ये ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बच्चों, इवन नंबर हो गया 4p3 इंटू 2p1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4p3 हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 24 इंटू 2 48, इसका आंसर आना चाहिए। सारे आंसर चेक करो, 10 से 15 सेकंड आपको देता हूं, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बनते हैं उसे डिस्कस करो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 10 से 15 सेकंड में सारा पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद पूछो। ठीक है, चलिए बेटा पूछिए डाउट, हैंड रेस करो अगर कोई दिक्कत है तो।
सदब बेटा कल मेरे पास टाइम नहीं है मॉर्निंग में, ठीक है, थर्सडे को देखेंगे। थर्सडे अगर रहा तो सेम टाइम पर हम कर सकते हैं, ठीक है। सर थर्सडे को मेरी क्लास होती है इस टाइम पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होती। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। फ्राइडे, चलो सर वेडनेसडे फ्राइडे। एक बार वेडनेसडे कंफर्म कर लेना, अगर फ्राइडे हो जाए तो बेटर है, ठीक है ठीक है। सर। हाँ इरेज कर दूं? अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5th भी है डाउट में। 11th पार्ट 3 7th 10th, ठीक है। 11th पार्ट 3 7th है डाउट में। 7th के दोनों पार्ट में प्रॉब्लम है जी बच्चों? नो सर, फर्स्ट पार्ट में। अच्छा फर्स्ट पार्ट में आंसर नहीं आ रहा। 7th पार्ट 1 कह रहा है 5 PR, चेक कर लेना क्वेश्चन सही है बेटा, अपनी बुक से और जो मैं लिख रहा हूं मैच करो। ट्वाइस ऑफ 6 इंटू PR माइनस 1। अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, ठीक है, R की हमें वैल्यू चाहिए। तो 5 PR को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, क्योंकि R निकालने सारे फैक्टोरियल हटाने होंगे। 5 माइनस R फैक्टोरियल, 2 एज इट इज, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस R माइनस 1, जब ब्रैकेट खुला तो 6 माइनस R प्लस 1, ये आ गया आपका 7 माइनस R फैक्टोरियल, 7 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इंप्लाइज 5 factorial upon 5 minus R factorial, 7 minus R factorial upon 6 factorial is equal to 2, ठीक है। अब 5 factorial को 6 factorial के साथ मैनेज करेंगे। 7 minus R is larger than 5 minus R, तो 5 factorial 7 minus R, नेक्स्ट हो गया बेटा 6 minus R, then next 5 minus R, होल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल, और इस 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। 5 माइनस R एंड 5 माइनस R कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। दिस इंप्लाइज, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, 7 6 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस R स्क्वायर और 6 2 12। This implies R square minus 13R plus 42 minus 12 is equal to 0. R square minus 13R plus 30 is equal to 0. 10 3 क्या हुआ बेटा? 30. तो 10 3 30 हुआ, तो R minus 10, R minus 3 is equal to 0. This implies either R is equal to 10 or R is equal to 3. अब देखिए बेटा R को क्या कंसीडर करेंगे, R को आप 10 नहीं ले सकते क्योंकि 5 से लार्जर हो जाएगा। तो बिकॉज n is greater than equal to R, therefore R is not equal to 10 and R is equal to 3. देखना बेटा आंसर, एक बार इसका आंसर मैच करो।
रॉन्ग है या राइट? सर राइट है। राइट है ना। अब देखो इससे पता चल गया कि जो एनसीईआरटी का पीछे आंसर था एग्जाम्पल में वो गलत है, उसमें 8 और 3 दोनों कर दिए गए थे, है ना। तो उन्होंने ये रीजनिंग नहीं की और वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दिया, या तो प्रिंट आउट करने वाले ने नहीं सोचा होगा कि आगे भी कुछ है, ऐसा होगा। ठीक, अब आ रहा हूँ बच्चों 8th क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है आप लोगों का, यह है किसी को? देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 का 3rd पार्ट है, 10th है और 11th है। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। ठीक है, मंडे के लेटर्स का हमें यूज करना है। मतलब जब भी ये क्वेश्चन आ जाए समझ जाओ जैसे बच्चों के प्लेइंग ब्लॉक्स नहीं होते, उतने ब्लॉक आपके पास हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। इसमें कभी ये नहीं बोलेगा रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, इसमें नहीं बोलते, ठीक है ना। तो ये नॉट अलाउड ही होते हैं। ऑब्जेक्ट समझो इन्हें। ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। कह रहा सारे लेटर यूज हों लेकिन पहला लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। तो पहले तो ये देखो कि यहाँ लेटर हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेस हम बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए, तो आप देखो वॉवेल कितने हैं? 1 2, ए ई आई ओ यू, जिसमें से ओ एंड ए आर द वॉवेल। कह रहा फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, यानी इस प्लेस के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस हैं? 2, और एक बार में आप दो में से कोई एक ही फिल कर सकते हो, या तो आप ओ लगा सकते हो या आप ए लगा सकते हो। तो टोटल कितने हैं? 2। हाउ मेनी टेकन एट अ टाइम? 1 एट अ टाइम। ओके, बाकी अब टोटल अपने पास 5 प्लेसेस बच गई। 5 प्लेसेस के लिए अपने पास अल्फाबेट भी कितने बच जाएंगे? 5। तो आप कहेंगे 5 अरेंजेस 500। तो टोटल वर्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 2p1 into 5p5. 2p1 is 2, 5p5 is 5 factorial, 5 factorial is 120, आंसर इज 240। ठीक है, ये हम 3rd पार्ट कर रहे हैं। तो 240 टोटल वर्ड्स बन सकते हैं व्हेन फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड इज अ वॉवेल। ठीक है, 9th हो गया। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, MISSISSIPPI, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। कह रहा है आपको वो सारे वर्ड बताने हैं जब 4 आईज एक साथ ना आए। तो पहले लेते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स when 4 eyes come together। इसने बोला not come together। तो आपने क्या करना है? टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 4 हटाए 7, फिर उसे एक वर्ड मान लिया 8, यानी आ गया MIII, ये एक साथ, कॉमा SSS, ये हो गए, और फिर PP। करेक्ट, इतने होंगे ना। 4 2 6 6 4 10 और 1 11। तो हमने ये देखा कि जो आपको अभी ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं इसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट की सिचुएशन आ रही। तो हम क्या करते हैं, इस बॉक्स के अलावा बाकी सबको देखते हैं। तो आपने देखा M 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट।
तो क्या करना होता है, टोटल ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल अपॉन रिपीट। m तो एक भी बार रिपीट नहीं है तो m को छोड़ देना है, 1 फैक्टोरियल नहीं लिखते, मैंने कहा था। s कितनी बार है बेटे, 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल हो गया। p 2 टाइम्स है तो इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। अब 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 7 इंटू 6, ठीक है। 6 4 24 या 6 7 42, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। कितने बन गए, 168 वर्ड्स तब बनेंगे व्हेन 4 आईज कम सर सर आपने 5 नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 5, 5 8 40, सीधा 840 आ गया। 4 5 20, 6 7 42, 41 2 जा 84, 840 बन गए। अब निकालो ऑल वर्ड्स। ऑल वर्ड्स क्या होंगे, ऑल अरेंजेस ऑल एट अ टाइम, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो टोटल कितने बेटा, 11 फैक्टोरियल। और होल अपॉन m रिपीट नहीं हो रहा है, आई कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। अच्छा मैंने एक गलती और की है, उसे मैं ठीक कर रहा हूँ। पहले एक काम नहीं किया बेटा, इनको अरेंज करने के बाद हमें बॉक्स में आना होता है। बॉक्स में भी अरेंजमेंट करते हैं, याद है। तो बॉक्स में देखो ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। तो आपने देखा कि बॉक्स के अंदर भी ऑल ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट है। तो टोटल है कितने, टोटल है 4 फैक्टोरियल, और आई ही एक है और कितनी बार अरेंज हो रहा है, 4 टाइम्स, इसलिए वो आंसर गलत नहीं होगा। बट प्रेजेंट आपको करना है। फिर 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, जैसे हमने किया था इंडिपेंडेंस वाले में, याद है। उसमें 4 टाइम्स ई था और एक आई था, इसमें सारे ही सेम है, ठीक। तो एस आई कितनी बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। एस कितने टाइम्स आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। और पी कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और होल अपॉन 4 फैक्टोरियल। एक रख लेते हैं, दूसरे 4 को ओपन कर देते हैं, 4 3 2 1 इंटू 2 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट कर देते हैं, 4 2 जा 8, पूरा 8 हटा दो, 3 2 जा 6, पूरा 6 हटा दो, ठीक है। 5 7 9 7 63, 63 इंटू 5, 315, 315 इंटू 11, 315, आंसर आ जाएगा 5 6 4 3 0, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स when 4 eyes not come together, तो क्या करेंगे बच्चों, 34,650 में से 840 कर देंगे माइनस, ये आ गया 0, 5 आउट ऑफ 4 हो गया 1, 16 आउट ऑफ 8 8, 4 सॉरी 3 3, चेक करना बेटा, 33,810। आंसर चेक करके बताओ मुझे, 33,810। अब 15 सेकंड है, आंसर चेक करके मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट लो और सारा पढ़ो, और डाउट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई क्या चीज है। हाँ बेटा, करेक्ट आंसर, यस। ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट हो तो बताओ।
चलिए बेटा पूछिए डाउट। इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं? इरेज करो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन। डाउट भी है शायद सभी का। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन, in how many ways can letter of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? कि वर्ड स्टार्ट हो P से और एंड हो S से। तो सबसे पहले हम वर्ड्स काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बॉक्स मेथड से समझाऊंगा। ठीक है, वर्ड स्टार्ट विद P, ओके P फिक्स हो गया, यानी यहां से P खत्म हो गया। एंड विद S बेटा, S खत्म हो गया। इसका मतलब 12 में से 12 स्पेस में से 2 स्पेस आपने फिल कर दिए। अब बचे टोटल कितने स्पेस, 10 स्पेस बचे। 10 स्पेसेस हैं अपने पास, और उन 10 स्पेस के लिए आपके पास 10 अल्फाबेट्स हैं, यानी 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये देखना है कि क्या सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, तो हमें दिखा नहीं, जो ये टी है ये नॉट डिस्टिंक्ट है, और तो कोई नहीं है शायद परमुटेशन में। ठीक है ना, तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो ये आ गया 10 फैक्टोरियल। टी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसिल। 4 3 जा 12, 12 5 60, 360, 360 इंटू 7 8 9। कर लोगे कैलकुलेशन, कर लेना इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट, इसका मेन है थर्ड पार्ट, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ हो जाएं। तो यहाँ पे हो गया ए ई आई ओ यू, पांचों आ गए।
तो वॉवेल्स ले लेते हैं एक साथ। when all vowels occur together, तो कंडीशन क्या बन सकती है? ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें एक साथ कर दिया, 5 हमने निकाल लिए, बाकी क्या बच गए? पी, आर, एम, टी, टी, एन, एस, 7, 5, 12। ठीक है, तो कितने बन सकते हैं वर्ड्स? ये तो मैंने कहा इसको हमें पहले नहीं देखना होता, ये आपके लिए एक अल्फाबेट है। क्या ऑल ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं इसको छोड़ करके? तो आपने देखा नहीं, टी 2 बार आ रहा है, नॉन डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ हो गया 2, 4, 6, 7 और 1, 8। तो कितने बने? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो टी रिपीट हो रहा है, इनटू। अब आप जाते हो बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर ये पांचों अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या ये सारे डिस्टिंक्ट है या नॉन डिस्टिंक्ट है। तो हमने क्या देखा? ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है। तो 5 अरेंजेस 5 एट अ टाइम, 5 अरेंजेस 5 एट अ टाइम, यानी 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये बन गया आपका 5 फैक्टोरियल। नाउ सिंप्लीफाई। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। इसका क्या मतलब है? कह रहे कि जब आप इन्हें अरेंज करो 12 के 12 अल्फाबेट्स को, तो पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहने चाहिए। पी और एस के बीच में कितने रहने चाहिए? 4 लेटर्स। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स, एक मिनट बच्चों, अब ठीक है। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है, देखो, पी और एस, पी पहले लिख दिया, तो 1, 2, 3, 4, फिर एस, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए कि जब पी और एस कहीं पर भी अरेंज हो, तो अगर पी फर्स्ट पोजीशन पे रखते हो तो आपको एस को 6th पोजीशन पे रखना होगा, तभी उनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, है ना। तो क्या ऑर्डर बना? रिस्पेक्टिव पोजीशंस ऑफ पी एंड एस। ये लिख दिया पी और ये लिख दिया एस। If P at first position, then S at 6th position. When P at second position, S at 7th position. When P at third position, S on 8th position. When P on 4th position, it is on 9th position. When 5th position, 10th position. ठीक है? When 6th position, it is 11th position. ठीक है? When 7th position is it is at 12th position. तो कितने वेज हो गए पी और एस को अरेंज करने के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 वेज। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि पी से स्टार्ट हो एस से फिनिश हो। अगर आप एस को यहां कर दो और पी को यहां कर दो, तो वर्ड्स सारे के सारे डिफरेंट हो गए। बट कितने वेज और बढ़ गए? 7 वेज और बढ़ गए। तो पी और एस की पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी हो गई? 14 अरेंजमेंट हो गई। पी और एस की क्या हो गई बेटा? 14 पॉसिबल अरेंजमेंट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फोर्टीन इंटू, यानी P इंटू एस 14 इंटू, अभी एक और मेथड बताऊंगा क्यों ये 14 बन पाया। 14 इंटू, अब अंदर कितने बच रहे हैं? 4, और बाहर कितनी पोजीशंस बच रही हैं?
2 4 6 8 12 पोजीशंस अपने पास टोटल बच रही है। कितनी बच रही है? 12। तो 12 के लिए ऑब्जेक्ट भी कितने रहेंगे? 12। क्या वो 12 के 12 ऑब्जेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट है? इसमें कितने होने चाहिए थे? 4। एक मिनट पी और एस की पोजीशन कर दी तो कुल 12 अपने पास ऑब्जेक्ट थे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 14 कर दिए थे। ठीक है, तो 2 ऑलरेडी यूज है, 4 बेटे अब अंदर पोजीशन बची है और 6 बाहर पोजीशन बची है, 10। और टोटल अवेलेबल भी कितने हैं? 10। बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसे सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी सिचुएशन समझते हैं कि 14 आया कैसे होगा। एक और तरीका देखो, मान लो P को आपने रख दिया फर्स्ट पर, S को लिख दिया 6 पर, तो आपके पास बाकी की अरेंजमेंट क्या होगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यही होगी ना। दोबारा P को रख दिया सेकंड पर, S को रख दिया 7 पे, बाकी किससे अरेंज होंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर P और S वाले कॉन्सेप्ट से चलोगे तो ऐसे 7 बन जाएंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और जब उल्टा कर देंगे तो 7 और बन जाएंगे। तो वही 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गए 14 टाइम्स, और उन 14 टाइम्स को आपने ऐड कर दिया तो ये आ गई 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बल्कि जो मैंने ये तरीका किया ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान करेगा। ठीक है, और इसे अब सिंप्लीफाई कर लो, आंसर समझ गए? करेक्ट। तो 14 कितने आ रहे हैं? 14 वेज बन रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड, हाँ 12 तक गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। चलो अब 10 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरह से समझो, और कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट ही थोड़ा ट्रिकी। कोई डाउट नहीं, इरेज कर दूं? हैंड रेज करो, कौन कौन जग रहा है? जो जग रहा है हैंड रेज कर दो जरा। सदफ, आपका हैंड रेज नहीं हुआ भाई। मैंने कहा जो जो जग रहा है वो हैंड रेज कर दो। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। कोई डाउट नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब अपना लास्ट टॉपिक है बेटे, कॉम्बिनेशन। पहले एनसीईआरटी सारा समझ लेंगे, फिर थोड़े से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से कुछ रूल्स में पढ़ा दूंगा। यस समर्थ, कुछ बोलना चाहते हैं बेटा? ठीक है, कॉम्बिनेशंस बेटे। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन।
अब हमें समझना होगा इस सिलेक्शन का क्या मतलब है। ठीक है भाई, सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया कि ए, बी और सी तीन अपने पास अल्फाबेट्स हैं, इनकी हेल्प से कितने पॉसिबल कोड बनाए जा सकते हैं। तो आपने कहा कि जो मैंने पहला एग्जांपल लिया बेटे, हो सकता है पहली पोजीशन पर ए आ जाए या बी आ जाए या सी आ जाए। ठीक है, अगर पहली पोजीशन पर ए है तो दूसरी पोजीशन पर बी या सी होगा। अगर पहली पोजीशन पर बी है तो दूसरी पोजीशन पर ए या सी होगा। अगर पहली पोजीशन पर सी है तो दूसरी पोजीशन पर ए या बी होगा। ठीक है, तो अगर पहली पर ए, दूसरी पर बी, तो तीसरी पर सी जरूर होगा। ए सी बी, बी ए सी, सी ए बी, सॉरी ए, एक मिनट बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। तो यहाँ जो पॉसिबल अरेंजमेंट बनी बेटे वो बन गई ए बी सी और ए सी बी, और अरेंजमेंट बन गई बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए। ये अरेंजमेंट बन। अगर यही हम क्वेश्चन ऐसे कहते कि हमें प्लेन में कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं नॉन कोलिनियर ए बी सी, कह रहा कितनी ट्राइंगल पॉसिबल है, कितनी ट्राइंगल पॉसिबल है। ज्वाइन कर दिया। मैं कहता हूं 6 ट्राइंगल पॉसिबल है, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। ज्योमेट्रिकली ये बात सही है। ये सभी का मतलब क्या है बेटे? सिलेक्शन का मतलब है ये 3 लोग हमें अपने कंपनी में रखने हैं। अब इन 3 लोगों के इंटरव्यू 6 तरीके से हो सकते हैं कि भाई पहले किसको ऑर्डर में रखा जाए, वो अरेंजमेंट है। लेकिन सिलेक्ट कितने हुए, करने यही 3 सिलेक्ट है। तो यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो सिलेक्शन है वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। चाहे आप ए बी सी करो, चाहे आप ए सी बी करो, चाहे आप बी ए सी करो, चाहे सी बी सी ए करो, सी ए बी करो या सी बी ए करो, आने ये 3। ठीक है, जैसे कहता है ये 3 लोगों की मुझे फोटो चाहिए, तो क्या करेगा, एक ही में मतलब 3 लोगों की एक साथ फोटो चाहिए। अब वो चाहे जैसे मर्जी अरेंज कर दे, तीनों को बिठा दे, लेकिन हमें बस एक ही फोटो निकालनी जिसमें वो तीनों चेहरे आ जाएंगे, उसको हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है ना। और जितनी भी ज्योमेट्रिकल है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर पॉसिबल, तो समझ जाओ कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी बॉल ड्रॉन एट अ टाइम, कि भाई कितने, एक बॉल निकाली गई तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या हाउ मेनी वेज टू ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द अर्न, जो आप लोगों ने 10th क्लास में किया। ठीक है, तो वहां तो 1 बॉल ही थी। अब जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो 2 बॉल, 3 बॉल ऐसे भी आ सकता है। तो वो सभी केस क्या करती है, कॉम्बिनेशन बताती है। अब कॉम्बिनेशन की प्रेजेंस क्या है, या तो हम कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करते हैं एनसीआर से, और कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करते हैं सी ब्रैकेट कॉमा एन और आर। ठीक है, मीनिंग वही है बेटे। एन का मतलब क्या है, टोटल, और आर का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड एट अ टाइम, एक बार में जितने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला बनता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। टोटल कितने अवेलेबल थे, 3, और एक बार में आप कितने यूज कर रहे हो, 3। तो आपने कहा 3 selected 3 at a time according to the formula 3 factorial upon 3 factorial
3 minus 3 factorial. 3 and 3 cancel out. 1 upon 0 factorial. 0 factorial is 1. 1 upon 1, answer is 1. So number of combinations कितने हुए? 1. And combination is always smaller than the permutation. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि यहाँ देखो 6 अरेंजमेंट है बट सिलेक्शन कितनी है? 1. यानी 6 परमुटेशन है और सिलेक्शन कितनी है, कॉम्बिनेशन कितनी है? 1. तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r. इस केस में भी होता है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए. ठीक है, समझ गए? ये कॉम्बिनेशन है. अब कॉम्बिनेशन के पहले कुछ एल्जेब्रिक क्वेश्चन आप लोग देखो, फिर बढ़ते हैं आगे. अभी कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे. थ्योरम 5 पर आओ. ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट थ्योरम 6 इंपॉर्टेंट है. थ्योरम 5 कहती है बच्चों, NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR. बिल्कुल आसान है. LHS लिया, NCR इंटू आर फैक्टोरियल, it is n factorial upon r factorial n minus r factorial into r factorial. ठीक है, r factorial and r factorial cancel out. It is n factorial upon n minus r factorial. N factorial upon n minus r factorial is what? NPR, which is RHS. Complete? Clear? चलो अब इससे पूछो फटाफट. 5 सेकंड है तुम लोगों के पास, फिर थ्योरम 6 पढ़ाता हूँ. सर यस बेटा. सर 1 क्या बता रहा है ये एग्जांपल में? 1 जो आंसर आया ये बता रहे बेटे कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल बन सकती हैं, या अगर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, भाई 3 लोगों को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगी? तो नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 1. मतलब जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा कि मैं इस तरीके से इंटरव्यू लेता हूँ, 3, एक ए पर्सन आया, एक बी पर्सन आया, एक सी पर्सन आया. तो मैंने पहले ए वाले को कॉल किया, उसका इंटरव्यू ले लिया. फिर मैंने सी वाले को कॉल किया, उसका इंटरव्यू ले लिया. फिर मैंने बी वाले को कॉल किया, उसका इंटरव्यू ले लिया और तीनों को सिलेक्ट कर लिया. तो क्या अब मुझे दोबारा इंटरव्यू में कुछ चेंज मिलेगा कि मैं पहले सी को ले लेता हूँ, फिर ए को ले लेता हूँ, फिर बी को ले लेता हूँ? कुछ बदलेगा? नहीं सर. 3 पर्सन हो गए ना. अब 3 पर्सन है, अब उनको आप किसी भी ऑर्डर में कर लो, तो आपका सिलेक्शन का चॉइस क्या रहेगा? कोई इन 6 में से कोई भी एक ही ऑर्डर तो आप फॉलो करोगे. उसको कहते हैं सिलेक्शन, कि आपने कितने तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. तो अगर 3 लोग हैं तो 3 लोगों का जो सिलेक्शन हो सकता है वो कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से. अच्छा, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी मुझे लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे ले लूं तो क्या होगा, मैं ऐसे कर लूं तो क्या होगा, बट सिलेक्ट तो आप 3 ही को कर रहे हो. मैं इसको ऐसे बदलता हूँ. 3 में से मान लो 2 लोगों को आपको सिलेक्ट करना, 3 में से 2 को, तो आप क्या ऑर्डर फॉलो कर सकते हो? आप कहोगे कि मैं कर लेता हूं ए बी, सही है, या मैं कर लेता हूं बी ए. यहां ए बी और बी ए बेटे सेम थिंग. ठीक है, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी इसको एक सिलेक्शन बोला जाएगा. ये 2 अरेंजमेंट है. दूसरा ए सी या सी ए, ये भी क्या कहा जाएगा? 1 सिलेक्शन. एक ही माना जाएगा. एक या तो इस तरीके से 2 को कर सकते हो या 2 को इस तरीके से कर, लेकिन देखो डिफरेंट है ये सिलेक्शन. तीसरा आप कर सकते हो बीसी या सीबी. ये आपका इक्वल है, एक ही बात है, एक. अब बताओ 2 लोगों को आप इन 3 में से कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हो? आपको 2 लेने हैं और 3 लोग इंटरव्यू देने आए हैं. या तो आपने ए और बी को सिलेक्ट किया होगा, और अगर कहते हो या हमने बी और ए को सिलेक्ट किया होगा तो वो एक ही बात है. या आपने ए और सी को सिलेक्ट किया होगा, या आपने सी और ए को सिलेक्ट किया होगा, ये एक ही बात है कि ए और सी सिलेक्ट हो गए. यहाँ बी और सी सिलेक्ट हो गए. एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है. तो कितने तरीके से आप 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो? 3 तरीकों से, 3 है ना. 3 में से
2 लोगों को सिलेक्ट करना है तो आपके पास 3 चॉइसेस है। मैं ऐसे कहता हूं ये 3 लोग गए भाई, 2-2 मिलकर के फोटोग्राफी होगी, तो बताओ कितनी फोटो बनेंगी। ऐसे सीधे सोचो, ए और बी, चलो भाई तुम दोनों की फोटो हो गई, हट जाओ। ए और सी, तुम दोनों की फोटो हो गई, हट जाओ। अब तीसरा कौन बचा, बोलो, कोई भी बताओ। बी और सी। बी और सी। बी और सी ने फोटो खिंचा ली, आपके पास तीनों लोगों की पेयर ऑफ फोटोज हो गई, है ना। फर्क समझ में आया। ए बी एंड बी ए आर सेम थिंग, मतलब सिलेक्शन है ये, अरेंजमेंट नहीं है कि कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट में ये डिफरेंस है। ओके, समझ में आ गया। हाँ जी, हैंड रेज करो, किसको किसको समझ में आ गई बात, डिफरेंस पता चल गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। सर हाँ जी बेटा, यस। सर जो सेकंड वाला जो आपने बताया ए बी और बी ए और ए सी और सी ए हाँ हाँ, और यस। बी सी और सी बी वाला, इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। इसमें कॉम्बिनेशन 3 बनेंगे बेटा, 1 2 3। अरेंजमेंट आपकी कितनी है, 2 4 6। कॉम्बिनेशन का मतलब ही सिलेक्शन है। जो सिलेक्शन जनरल शब्द है उसका मैथमेटिकल मीनिंग कॉम्बिनेशन है। देखो मैं इसे करके दिखाता हूँ। टोटल है 3, हाउ मेनी सिलेक्टेड एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। तो आपने कहा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल। देखो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, कट के आंसर कितना आ गया, वही ये 3 सिलेक्शन। ओके सिद्धांत, ओके सर। क्लियर हो गया। यस। ठीक है, अभी थोड़ा इस पे तुम लोग रिसर्च करो, अगली क्लास में इस पे पहले डिस्कशन करेंगे। अगर कोई डाउट रह जाएगा कुछ और सोचो, 5 ले लिया 6 ले लिया, तब आगे करते हैं फिर। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगले संडे इसी का टेस्ट है, ठीक है, मिसलेनियस तक। कल मिसलेनियस, अगली क्लास में मिसलेनियस तक सारे एग्जाम्पल खत्म कर देंगे। ठीक है, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो चैप्टर कहोगे वो शुरू करेंगे। जिसका एग्जाम पहले होगा उसका, उसके सिलेबस का चैप्टर मैं पहले करूंगा। तो अपनी डेट शीट तैयार रखना भाई, कब एग्जाम है, और जो बचा हुआ सिलेबस है वो तैयार रखना सर। ठीक है, अगली क्लास में वही स्टार्ट करेंगे। संडे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट, इसका कॉम्प्लेक्स का तो एक बार ले चुका हूँ टेस्ट शायद, तो इसका तैयार करो। ठीक है, चलो बच्चों अब क्लास आप लोग छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास। और पढ़ना जरूर, खुद पढ़ना आप लोगों को ढंग से।